तो ये अकाउंट्स का नया चैप्टर है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ और नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट बोलने का मतलब कागज का टुकड़ा बोलो, कागज का टुकड़ा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका एक पार्ट होता है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब हम किसी से पैसा पाने वाले होते हैं या हमसे कोई पैसा पाने वाला होता है तो हमारे नाम पे एक बिल ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है? बिल ड्रॉ किया जाता है। उसी को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है और चेक नाम के भी एक चीज होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। लेकिन हम लोगों को चेक के बारे में बात नहीं करना है, हम लोग को बाकी दोनों के बारे में बात करना है। किसका किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे। आया समझ में? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं कि वो होता क्या है। तो देखो इसका डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हमारा एक एक्ट आया गया था 1881 में। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था तो उसमें बोला गया था कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक ऑर्डर लिखा जाता है जो अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है उसमें, कोई भी कंडीशन नहीं होता है। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग, यानी लिखा हुआ। क्या होता है? लिखा हुआ एक राइटिंग के फॉर्म में हमारे पास एक अनकंडीशनल ऑर्डर के फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, साइंड बाय द मेकर। मेकर उसको साइन करता है। मेकर बोलने का मतलब जो लिखता है, जो लिखता है। अगर हम उसको लिखे हैं तो हम मेकर हो गए, अगर तुम लिखे हो तो तुम उसका मेकर हो गए। आया समझ में? डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर और टू द बियरर ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर का मतलब होता है होल्डर। बियरर का मतलब होता है होल्डर, यानी जो उस इंस्ट्रूमेंट को, जो वो रिटन पेपर को जो होल्ड करके रखा है उसको पेमेंट करना है। उसको क्या करना है? पेमेंट करना है। बोलने का मतलब ये, हम तुमसे सामान खरीदते हैं तो तुम मेरे नाम पे एक बिल बना देते हो और बना देते हो कि हम सामने वाले पर्सन के पास 20,000 का 50,000 का सामान बेचे हैं और सामने वाला पर्सन हमको 25 दिन के बाद या 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद वो पैसा पेमेंट करने वाला है। आया समझ में? और वो बिल बना के तुम साइन कर देते हो और वो साइन करके हमको बोलते हो कि अब आप साइन कीजिए इस पे, और हम साइन करके जब तुमको वापस कर देते हैं तो वो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। वो क्या बन जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हम उसको साइन नहीं करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम अगर साइन नहीं किए तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन अगर हम उसको साइन कर दिए तो वो एक्सेप्ट हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया। आया समझ में? तो यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज वही बात होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई एक बिल बनाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाता है और उसमें लिखता है, कोई कंडीशन नहीं होता है ऑर्डर में, यानी उसमें एक ऑर्डर दिया जाता है सामने वाले को कि आप मतलब जितना दिन में आपको पेमेंट करने का बात किया गया है उतना दिन में आप पेमेंट करोगे। कोई कंडीशन नहीं उसके साथ, कोई कंडीशन उसके साथ नहीं होगा। आया समझ में? एक बात और, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर के द्वारा यहां पे ड्रॉ किया जाता है। क्रेडिटर कौन होता है? जो पैसा पाने वाला होता है, जो पैसा पाने वाला होता है। आया समझ में? पैसा पाने वाला बंदा का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं कि हम तुम्हारे पास सामान बेचे हैं, हम तुम्हारे पास सामान बेचे उधार में, उधारी में बेचे, क्रेडिट में सेल किए, तो तुम हो गए डेटर और हम तुम्हारा क्या हो गए? क्रेडिटर। तो हम अगर सामान को सेल किए हैं तो हम ही उस डॉक्यूमेंट को राइट करेंगे, हम ही डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। आया समझ में? यानी बिल बनाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। अगर हम सेल किए तो हम ही बनाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। आया समझ में? और मतलब कौन? क्रेडिटर। कौन? क्रेडिटर। यानी क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको पैसा पाना होता है और पैसा पाने के लिए वो सामने वाला पर्सन पे क्या करता है? बिल ड्रॉ करता है। आया समझ में? और अपॉन हिज डेटर, अपने डेटर के ऊपर वो बिल बनाता है। किसके ऊपर बनाता है? डेटर के ऊपर बिल बनाता है। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, जिसको डेटर भी बोलते हैं, और समवन ऑन हिज बिहाफ। पहला बात तो यहां पे ये, सर ये ड्रॉई जो नाम आया इसका क्या मतलब होता है? आगे बात करेंगे ड्रॉई के बारे में, अभी बात करोगे डेटर के बारे में। डेटर कौन होता है? जिसके पास हम सामान बेचते हैं, जिसके पास हम सामान बेचते हैं। हम जिसके पास सामान बेचे हैं, अगर सामने वाला पर्सन हमको पैसा दे देगा तो क्या सामने वाला पर्सन के बारे में हम कुछ बात करेंगे? नहीं। क्या हम उसके ऊपर बिल बनाएंगे? नहीं।
लेकिन अगर सामने वाला पर्सन उधारी में सामान को खरीदता है यानी पैसा पेमेंट नहीं करता है, तब उसके ऊपर बिल बनाएंगे। आया समझ में? और जब बिल बनेगा तो जो बिल बनाया है, हम जो बिल बना रहे हैं अपने आप को क्रेडिटर बोलेंगे, और जिसके ऊपर जिसके नाम पे बिल बनाया जा रहा है उसको डेटर बोलेंगे। आया समझ में? यही वाला बात अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के टर्म में अगर बोला जाता है तो क्रेडिटर को बोला जाता है ड्रॉयर। क्या बोला जाता है? ड्रॉअर, जो बिल को ड्रॉ करता है, जो बिल को ड्रॉ करता है। और डेटर को बोला जाता है ड्रॉई। ड्रॉई बोला जाता है जिसके नाम पे बिल बना है, जिसके अगेंस्ट में बिल बनाया गया है। आया समझ में? तो ये सारा बात हम लोग को यहां पे करना है। तो ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन हो गया। मेन काम हम लोग का धीरे धीरे आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे ध्यान से समझना, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन पार्टी होता है? कौन कौन पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है? तो पहला बात करता है यहां पे ड्रॉअर। कौन होता है यहां पे? ड्रॉअर। बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला पार्टी जो होता है वो ड्रॉअर। ड्रॉअर का नाम ड्रॉअर यानी ड्रॉ करने वाला, ड्रॉ करने वाला यानी बिल बनाने वाला। कौन होता है? बिल बनाने वाला होता है। आया समझ में? अगर हम आपके नाम पे एक बिल बना दिए, देखो एक तुम्हारे पास ये दिख रहा होगा, है ना, ये बिल अगर तुम्हारे नाम पे हम बना दिए तो इसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? लेकिन तब बोलेंगे जब हम इसमें साइन किए, तुम भी इसमें साइन करके वापस करोगे मेरे पास, तब इसका वैल्यू है, नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम तुम्हारे पास सामान बेचे, हम बोले चलो बिल बना देते हैं, क्या भरोसा तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे? बोलो हाँ या ना? तुम्हारा सिग्नेचर अगर मेरे पास रहेगा लिखा हुआ सब कुछ, तो हम तुम्हारे ऊपर बाद में केस कर सकते हैं अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो। हाँ या ना? मान लेते 1 लाख रुपए का सामान तुम्हारे पास बेचे उधार में, तुम बोले हम 1 महीना में पैसा पेमेंट कर देंगे, 1 लाख रुपया का बात है, क्या भरोसा तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे? हाँ या ना? तो हम क्या कर दिए, तुम्हारे नाम पे हम 1 लाख रुपए का बिल बना दिए और बोल दिए कि तुम 1 महीना में पैसा पेमेंट करने का यहां पे प्रॉमिस कर चुके हो। हाँ या ना? इसका मतलब ये कि हम जब बिल बनाए, अब तुमको बोले चलो इस पे तुम साइन करो, अब तुम बोलते हो हम साइन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये बिल का कोई वैल्यू नहीं है। आया समझ में? अगर बोलोगे ठीक है हम साइन करके देते हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा है मेरे ऊपर ना, लीजिए हम आपके ऊपर मतलब इसके ऊपर साइन करके हम आपको दे देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही वो साइन करके हमको देगा ये बिल का वैल्यू हो जाएगा, बिल का वैल्यू ये बन जाएगा उसी टाइम। यानी अब बोलेंगे कि ये जो बिल है वो 1 लाख रुपए का बिल है। कितने का? 1 लाख। नहीं तो बस ये कागज का टुकड़ा है, नहीं तो बस ये क्या है? कागज का टुकड़ा है। आया समझ में? अगर सामने वाला पर्सन का साइन उसमें मिल जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, नहीं तो वो कागज का टुकड़ा रह जाता है, रद्दी के भाव में बिक जाएगा वो। आया समझ? फाड़ के फेंक देंगे, कोई वैल्यू नहीं है उसका। आया समझ में? हाँ या ना? बताओ, अगर तुमको किसी से चेक मिलता है 5000 रुपए का, तो उसका वैल्यू है कि नहीं है? है। लेकिन वही चेक अगर तुम्हारा काटा हुआ मिलेगा तो क्या उसका कोई वैल्यू है? नहीं है, वो तो कागज का टुकड़ा है, प्रिंटेड है वो। बोला है ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उससे कभी भी पैसा हमको नहीं मिलेगा। आया समझ में? लेकिन वही अगर फ्रेश न्यू बिल अगर तुम्हारे पास दिया जाता है, चेक दिया जाता है, तो उसका वैल्यू होता है। बोलो समझ में आया? तो बस वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज कागज का टुकड़ा है, कागज में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। आया समझ में? अगर उसमें ड्रॉई का सिग्नेचर लग जाता है तो वो वैलिड हो जाता है, सिग्नेचर नहीं लगता है तो वॉइड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। आया समझ में? तो इसी के बारे में पूरा चैप्टर यहां पे बात करता है। तो पहला पर्सन होता है ड्रॉअर, जो बिल को बनाता है। बोला इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन होता है? मेकर, बनाने वाला। अ सेलर, सेलर मतलब वही बात जो बेचने वाला है, या क्रेडिटर who is entitled to receive money from the debtor can draw a bill of exchange upon the buyer या debtor. The drawer after writing the bill of exchange has to sign it as maker of the bill of exchange. यानी ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो सेल करता है, जिसको सेलर भी बोलते हैं। अरे सामान बेचने वाले को क्या बोलते हैं? सेलर भी बोलते हैं। हाँ या ना? जिसको क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्योंकि पैसा पाने वाले को क्रेडिटर बोलते हैं। अगर हम सामान बेचेंगे तो सेलर, और हमको पैसा पाना भी है तो क्रेडिटर भी है। बोलो हाँ या ना? और ये रिसीव करने योग्य होता है, पैसा पाने के लिए होता है किससे? डेटर से। किससे पाता है? डेटर से। और उसके लिए वो बिल ड्रॉ कर देता है उसके अपॉन, और वो भी किसके नाम पे? बायर के नाम पे या डेटर के नाम पे। बायर, अगर हम सेलर है तो सामने वाला पर्सन कौन है? बायर, खरीदने वाला। अगर हम क्रेडिटर है तो सामने वाला पर्सन कौन है? डेटर। आया समझ में? आगे बोलता है ड्रॉअर आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू साइन इट। सबसे पहले हमको लिख के साइन करना पड़ेगा। हमको सामने वाला का साइन तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको साइन करना पड़ेगा उसमें। आया समझ में? यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले साइन किसको करना पड़ता है? मेकर को, यानी ड्रॉअर को करना पड़ता है। ड्रॉअर साइन करेगा, सामने वाला पर्सन को दे देगा, फिर सामने वाला पर्सन उसमें साइन करके वापस तुमको दे देगा। आया समझ में? तो यहां पे यही सब बात करना है। उसके बाद दूसरा पर्सन आ जाता है ड्रॉई। ड्रॉई कौन?
ड्रॉई कौन? एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट जो करेगा उसको, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो ड्रॉई नहीं है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ड्रॉई हो गया। मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब साइन कर देना। क्या कर देना? बताओ, हम सामने वाले पर्सन के पास बिल बना के दे दिए, अब सामने वाला पर्सन का क्या फर्ज बनता है? उसमें साइन करके हमको वापस कर दे। बोलो हाँ या ना? तो बोला ये वो पर्सन होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, और ड्रॉई इज द परचेजर यानी खरीदने वाला बंदा, जिसको डेटर भी बोलते हैं, ऑफ द गुड्स अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर क्या बनाया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। आया समझ में? और थर्ड पर्सन होता है पेई। पेई का मतलब होता है जिसको पैसा पेमेंट करना है, जिसको पैसा पेमेंट करना है। बताओ पेई यहां पे कौन है? तो बोलेंगे जिसको पैसा पेमेंट करना है। पेमेंट करने का मतलब किसको पैसा पेमेंट करना है? हमको पैसा पेमेंट करना है। अरे बोलो ना, हम मतलब जिसको पैसा मिलना है, बोल सकते हो। पैसा किसको मिलना है? हमको। हम कौन हो गए? पेई। अरे समझ में आया? मतलब हम ही है ड्रॉअर और हम ही कौन है? पेई भी है। आया समझ में? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ड्रॉअर और पेई दोनों सेम पर्सन हो जाता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉअर कोई और बंदा, पेई कोई और बंदा। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कैसा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इंडोर्समेंट होता है। क्या होता है? इंडोर्समेंट। मतलब बिल को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रांसफर। यानी अगर हमारे पास बिल है, हम बिल को ड्रॉ किए, सामने वाला पर्सन से साइन करवाए और मेरे पास आ गया बिल, तो पैसा किसको मिलेगा? हमको। अरे पैसा किसको मिलेगा? हम ही को मिलेगा। लेकिन वो बिल अगर हम किसी और को दे दिए तो अब पैसा किसको मिलेगा? जिसके पास बिल है, जिसके पास बिल है। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में देखो डेफिनेशन में यहां पे लिखवाए थे कि और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो, यानी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसके पास उसका बिल रहेगा पैसा उसी को मिलेगा। आया समझ में? हाँ या ना? हम तुम्हारे पास सामान बेचे, हमको तुमसे पैसा पाना है। ऐसा मेरे साथ भी तो हुआ होगा। बोलो कि हम भी किसी से सामान खरीदे हैं और वो हमसे भी पैसा पा रहा है, मेरे नाम पे भी बिल बना के रखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो अब हम क्या करेंगे पता है? हम तुम्हारे नाम पे बिल बना दिए हैं और जो बिल तुमसे हमको मिला है वही बिल हम उसको दे देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि बिल का पैसा पेमेंट करना है तो बिल का पैसा हमको जब मिलेगा तो किसी से भी पैसा मिल सकता है। बोलो हाँ या ना? लेकिन पैसा हमको जब मिलेगा ड्रॉई से तो टाइम पे मिलेगा, और उस टाइम के पहले हम जिसको चाहे उसको उस बिल को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडोर्स। वैसे इसका 4 तरीका होता है, 4 ऑप्शन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का कि कहां कहां कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, वो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी पेई के बारे में बात कर रहे हैं कि पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट मिलता है, जिसको पेमेंट मिलता है। अगर हम सामान को बेचे हैं तो हम ही को पेमेंट मिलेगा। आया समझ में? लेकिन यह जरूरी नहीं होता है कि हम सामान को बेचे तो हम ही को पेमेंट मिलेगा, नहीं। अगर बिल मेरे पास है तब हमको पेमेंट मिलेगा। आया समझ में? क्योंकि जो पेमेंट करने वाला बंदा रहेगा, यानी जो हमारा ड्रॉई है, तो पेमेंट तभी आपको करेगा जब आप उसको बिल दिखाओगे। क्या दिखाओगे? बिल। क्योंकि आप जब साइन करवा के उससे बिल वापस लिए थे तो बिल अब तुम्हारे पास है कि नहीं है? तो जब टाइम आएगा 1 महीना 2 महीना का टाइम, तो वो बिल आपसे मांगेगा और पैसा आपको पेमेंट करेगा। आया समझ में? तो इसीलिए यहां पे पेई का मतलब होता है इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट यहां पे मिलना है। समझे? द ड्रॉअर ऑफ द बिल हिमसेल्फ विल बी द पेई इफ ही कीप्स द बिल विद हिम टिल द डेट ऑफ इट्स पेमेंट। यानी अगर डेट ऑफ पेमेंट तक वो बिल हम अपने पास रखे हुए हैं तो हम ही उसका पेई है, हम ही उसका ड्रॉअर है। बोलो है ना? लेकिन अगर ड्यू डेट के पहले, यानी जिस डेट में पैसा हमको पाना था उस डेट के पहले अगर वो बिल हम किसी और को दे चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं, तो क्या उसका पैसा हमको मिलेगा? नहीं। बिल जिसके पास होगा पैसा उसी को मिलेगा। आया समझ में? तो वैसे केस में पेई कोई और हो जाता है। आया समझ में? तो देखो यहां पे लिखा हुआ है द पेई में चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन में पेई हमारा चेंज हो जाता है। कब? बोला इन केस द ड्रॉअर हैज गॉट द बिल डिस्काउंटेड। बताओ अगर हम बिल को डिस्काउंट करवा लेंगे, बिल को, तो डिस्काउंट कहां से करवाते हैं? बैंक से। कहां से करवाते हैं? बैंक से। यानी क्या किए? हम बिल को लेके गए बैंक में, बिल को लेके गए बैंक में, और बैंक वाले को बोले कि ये वाला बिल का पैसा आपको 1 महीना के बाद मिलेगा। डेट उसमें लिखा हुआ है 1 महीना के बाद मिलेगा, लेकिन हमको पैसे का जरूरत है भी बहुत ज्यादा। समझ में आया? तो हमको अभी पैसा चाहिए, तो आप ही दे सकते हो हमको पैसा, तो हमको पैसा दे दीजिए। ये बिल का पैसा आपको 1 महीना के अंदर मिल जाए, मतलब 1 महीना जब पूरा होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। वो पैसा हमको मिलने वाला था, लेकिन अब वो पैसा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। ये बैंक को जाके हम बोल दिए, और इसका ये प्रूफ आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब वो पैसा देने आएगा तो वो प्रूफ मांगेगा, मतलब आपको बिल मांगेगा, तो बिल दे दीजिएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। बोलो समझ में आया?
तो ये काम करके हम बैंक को जाके बोल दिए, तो बैंक हमको 1 महीना पहले अगर पैसा देता है तो कुछ डिस्काउंट काटता है। क्या करता है? कुछ डिस्काउंट काटता है। तो वो क्या किया? कुछ डिस्काउंट काट लिया। मान लेते कि 20,000 रुपए का बिल था, 20,000 में 10% मान लेते कि वो 2,000 रुपए का काट लिया डिस्काउंट। आया समझ में? तो बताओ पैसा हमको कितना देगा? 18,000। हम 18,000 रुपए लिए और खुशी खुशी चले आए। लेकिन अब 1 महीना होगा, 1 महीना के बाद जब पैसा पेमेंट करने का बारी आएगा तो जो ड्रॉई था जिसके नाम पे हम बिल बनाए थे, चलो नाम ले लेते हैं, कुछ हम है एक्स, दूसरे वाले का नाम वाई ले लेते हैं। वाई के नाम पे जो बिल बनाया गया था, तो बताओ अब वाई बैंक को पेमेंट करने जाएगा कि नहीं जाएगा? वाई सबसे पहले हमको पेमेंट करने का बात करेगा, लेकिन हम तो वाई को क्या बोल देंगे? मेरे पास बिल नहीं है, मेरे पास बिल किसके पास है? बैंक के पास, क्योंकि हम तो बैंक को दे दिए बिल। आया समझ में? तो बैंक को जाके पेमेंट करोगे। तो बताओ, यानी हम जब बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं तो उस केस में पेई बदल जाता है। पेई क्या हो गया? बदल गया। यानी हम जब ड्रॉ किए थे बिल तो हम ही को पेई होना चाहिए था, लेकिन पेई हम नहीं है। पेई कौन है? अब बैंक है, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। आया समझ में? तो जिसको पैसा मिलता है उसको पेई बोलते हैं, और जो पैसा पेमेंट करता है उसको पेयर बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं उसको? पेयर, पे करने वाला। यानी ड्रॉई और पेयर दोनों सेम बंदा रहेगा। ड्रॉई और पेयर दोनों सेम बंदा रहेगा। आया समझ में? और वो भी बदल जाता है कभी कभी, उसका भी केस होता है। चलो दूसरा केस यहां पे लिखा हुआ है, इन केस द बिल इज इंडोर्स इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर और ऑफ द ड्रॉर। यानी ड्रॉर का कोई क्रेडिटर होगा, ड्रॉर का भी कोई क्रेडिटर, यानी ड्रॉर से भी कोई पैसा पा रहा होगा। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। हम अगर तुम्हारा टीचर है तो मेरा भी तो कोई टीचर रहा होगा। हम अगर तुमसे पैसा पा रहे हैं तो हमसे भी तो कोई पैसा पा रहा होगा, मेरा भी तो कोई क्रेडिटर होगा। तो हम क्या किए पता है? तुम्हारे नाम पे बिल बनाए और वो बिल हम तुमसे लेके और वो बिल हम किसी और को दे दिए, अपना क्रेडिटर को दे दिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। मेरा क्रेडिटर हमसे, मतलब उससे हम सामान खरीदे थे 20,000 रुपए का, और हम तुम्हारे पास भी सामान बेचे हैं 20,000 रुपए का। आया समझ में? तो वो हमसे 20,000 रुपया पा रहा है और हम तुमसे 20,000 रुपया पा रहे हैं। अब तुम 20,000 रुपया हमको पेमेंट करोगे, फिर वही पैसा हम पेमेंट करेंगे अपना क्रेडिटर को। इतना घुमा फिरा के नहीं, सीधा बोलेंगे। एक काम सुनो, वाई को बोलेंगे, ओ वाई मेरा क्रेडिटर को डायरेक्टली जाके तुम पैसा पेमेंट कर देना 20,000 रुपया। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ या ना? क्योंकि तुम दोगे हमको पैसा, मतलब वाई देगा एक्स को पैसा, एक्स देगा अपना क्रेडिटर को पैसा। क्यों इतना घुमाव फिराव करोगे? डायरेक्टली वाई किसको जाके पेमेंट करेगा? क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। आया समझ में? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बिल तो देना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि जब वाई पेमेंट करने आएगा तो बोलेगा पहले बिल दो तब पैसा देंगे। बोलो। तो उसके पास तो बिल होना जरूरी है, तो इसीलिए हम पहले इंडोर्स करेंगे बिल को। समझ में आया? तो इंडोर्स कौन करता है? ड्रॉर करता है। कौन करता है? ड्रॉर। सारा काम ड्रॉवर ही करता है। बिल बनाता है ड्रॉर, समझ में आया? खाली एक्सेप्ट करता है ड्रॉई, समझ में? खाली वो साइन करके वापस कर देता है, बस उतना ही काम होता है उसका। बाकी सारा काम ड्रॉर का होता है। ड्रॉर का काम क्या होता है? वो इंडोर्स कर सकता है, वो बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, बोलो है ना, वो अपने पास रख सकता है, और एक और केस होता है कलेक्शन के लिए बैंक में भेज सकता है। उसका भी तरीका बताएंगे क्या होता है। सो बोलो यहां तक समझ में आया? नोट में लिखा हुआ है, नॉर्मली द ड्रॉर एंड द पेई इज द सेम पर्सन। नॉर्मली क्या होता है? दोनों सेम पर्सन होता है। अरे होता है ना? अगर हम बिल को ड्रॉ किए हैं तो हम ही को पैसा मिलेगा, यानी पेई और ड्रॉर दोनों सेम पर्सन होता है। लेकिन कभी कभी तो बदल भी जाता है, और कब बदलता है बता दिए। हम अगर किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, या तो बैंक के पास भेज दिए, या तो क्रेडिटर के पास भेज दिए, या तो किसी और को दे दिए। आया समझ में? तो वो हो जाता है हमारा पेई उस टाइम में चेंज। Similarly, drawee and the acceptor of is normally the same person. Drawee और acceptor जो होता है वो भी क्या होता है? सेम पर्सन। अरे जो एक्सेप्ट करेगा वही तो जो ड्रॉई है हमारा, जो पैसा पेमेंट करने वाला है, उसको पेयर भी बोल सकते हैं, उसको पेयर भी बोल सकते हैं। आया समझ में? यानी पैसा पेमेंट करने वाला बंदा। तो पार्टीज के नाम पे हम लोग कितना पार्टी के बारे में बात किए? 3 पार्टी। कितना पार्टी? कौन कौन? ड्रॉर कौन होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है, जो बिल को ड्रॉ करता है। आया समझ में? ड्रॉई कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। और बिल को एक्सेप्ट करने वाला को परचेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेजर। वो सामान खरीदा है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर। आया समझ में? और जो ड्रॉर होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, सेलर बोलते हैं उसी को। हाँ या ना? पेई कौन होता है? जिसको पैसा पाना होता है, जिसको पैसा पाना होता है। तो सीधा बात, जिसके पास बिल रहेगा वही पेई रहेगा, जिसके पास बिल रहेगा वही पेई।
अगर मेरे पास बिल है तो हम पे ही है, अगर बैंक के पास बिल है तो बैंक पे ही है, अगर क्रेडिटर के पास बिल है तो क्रेडिटर पे ही है। जिसके पास बिल रहेगा वही पे ही होगा। आया समझ में? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में। अभी किसके बारे में बात की है? बिल ऑफ एक्सचेंज। उसी के जैसा होता है प्रॉमिसरी नोट, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन ड्रॉ करता है, कौन बनाता है? ड्रॉर। बेचने वाला कौन? बेचने वाला। हम अगर सेलर हैं तो हम बिल को बनाएंगे। सेलर क्या किया? सामान बेचा। एक्स क्या किया? वाई के पास सामान बेचा और एक्स बिल बनाया, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यहां पे वाई कहता है, खरीदने वाला बंदा बोलता है आप इतना काहे कष्ट कीजिएगा, आप इतना क्यों कष्ट कीजिएगा, हम ही बिल बना देते हैं। कौन बनाता है? वाई। यानी जो परचेजर है वो परचेजर बिल को बनाता है। तो परचेजर जब बिल बनाता है उसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। कौन सा नोट बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। क्योंकि प्रॉमिसरी में प्रॉमिस वर्ड जुड़ा हुआ है। कौन सा वर्ड? प्रॉमिस। यानी प्रॉमिस मतलब क्या होता है? वादा करना। क्या होता है? वादा करना। यानी जो परचेजर है वो खुद से लिखता है आई प्रॉमिस टू पे। समझ में आया? मैं वादा करता हूं पे करने के लिए। तो इसलिए वो खुद लिखता है और बोलता है कि मैं वादा करता हूं पे करने के लिए, 1 महीना 2 महीना जो टाइम दिया जाता है उतना महीना में पेमेंट करना है, और वो साइन करके खुद से हमको दे देता है। हमको कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बताओ जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो ड्रॉर को साइन करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? हम क्या बोले थे? पहले हम खुद साइन करेंगे, उसके बाद सामने वाला को साइन करवाएंगे। हाँ या ना? लेकिन क्या प्रॉमिसरी नोट वाले में जो सेलर होता है उसको साइन का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं। परचेजर तो अपने मन से साइन कर दिया और हमको वापस कर दिया, तो क्या मेरा सिग्नेचर को कोई वहां पे वैल्यू है? नहीं है कुछ। हम लोग को मतलब हमको साइन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहां पे। आया समझ में? देखो यहां पे लिखा हुआ है, when a person gives a promise in writing to pay a certain sum of money unconditionally to a certain person or according to his order, the document is called is promissory note। जब प्रॉमिस करता है पेमेंट करने के लिए, वही वाला सारा बात लिख दिया गया है जो बिल ऑफ एक्सचेंज में था। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज वाले में बनाने वालों को जो मेकर होता है उसको ड्रॉर बोलते हैं, और यहां पे जो बिल बना रहा है उसको ड्रॉई बोलेंगे हम लोग। आया समझ में? सुनना, मेकर और ड्रॉर, मेकर और ड्रॉर, जो बिल को बनाता है वो कौन पर्सन होता है? कौन पर्सन होता है? जो बिल को बनाता है वो कौन होता है? बायर होता है। कौन होता है वो? बायर। लेकिन बताओ जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले में बिल बनाता था वो कौन बनाता था? सेलर बनाता था। आया समझ में? वहां पे बेचने वाला और यहां पे खरीदने वाला। बोला है मेकर और ड्रॉर इज द पर्सन who makes or draws the promissory note to pay a certain amount as specified in the promissory note, he is also called the promisor। यानी ये promisor भी कहा जाता है, क्योंकि प्रॉमिस करने वाला बंदा है ना, तो promisor भी कहा जाता है। हाँ या ना? उसी तरह से ड्रॉई और पेई, जिसको पैसा पेमेंट करना है उसको पेई बोलते हैं ना, और उसी को ड्रॉई भी बोलेंगे यहां पे। तो बोला इज द पर्सन who in whose favor the promissory note is drawn, जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट को बनाया गया है। मेरे फेवर में बनाया गया है, बोला है ना? यानी हम आपको पे करने का बात किए हैं तो आप हमारे कौन हो गए? पेई हो गए, और आप ही हमारा कौन हो गए? यहाँ पे प्रॉमिसी हो गए। कौन हो गए? प्रॉमिसी हो गए। आया समझ में? जो प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर बोलते हैं, जो जिसके लिए प्रॉमिस किया जाता है उसको प्रॉमिसी कहते हैं हम लोग। आया समझ में? जनरली द ड्रॉई इज ऑल्सो द पेई। ड्रॉई जो होता है वो ऑल्सो कौन होता है? यहाँ पे पेई होता है, अनलेस इट इज अदरवाइज मेंशन इन द प्रॉमिसरी नोट। जब तक उसमें कुछ और ना लिखे तब तक वहां पे, मतलब किसी और को पेमेंट करना है ऐसा जब तक ना लिखे तब तक जो हमारा ड्रॉई होता है, यानी जिसके लिए प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ किया गया है वही हमारा पेई होता है, उसी को पैसा पेमेंट करना होता है। हाँ या ना? फिर से रिपीट करते हैं दोनों के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज वाले में क्या केस होता है? हम अगर सेल किए हैं सामान तो हम यहां पे कौन हो गए? ड्रॉयर। हम बिल को बनाते हैं और जिसके नाम पे बिल बनाया गया वो ड्रॉई हो गया। वो कौन हो गया? ड्रॉई। ड्रॉई साइन करके हमको वापस कर देता है, उसके बाद सारा काम चलने लगता है। बोला है ना? लेकिन इस केस में प्रॉमिसरी नोट वाले में क्या होता है? हम सामान को बेचे हैं लेकिन हम नहीं बनाएंगे, जो खरीदा है वो बिल को बनाएगा। आया समझ में? और खरीदने वाला पार्टी यहां पे प्रॉमिसरी नोट को क्रिएट करता है मेरे नाम पे, यानी मेरे बिहाफ में, तो उस टाइम वो हो गया ड्रॉर और हम क्या हो गए? ड्रॉई हो गए। आया समझ में? तो ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसके बिहाफ में बिल बनाया जाता है। अगर हम सामने वाला पर्सन के बिहाफ में बनाएंगे तो वो सामने वाला पर्सन ड्रॉई है, और अगर सामने वाला पर्सन अगर मेरे बिहाफ में बिल बनाएगा तो हम ड्रॉई हो जाएंगे। आया समझ में? नेक्स्ट, इसमें भी कितने टाइप्स के बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइप्स। सुनना ध्यान से।
टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेसिक पहले जानना पड़ेगा तभी तुम क्वेश्चन को समझ पाओगे। समझ में आया? सुनना ध्यान से। बोला है डिमांड बिल। कौन सा बिल? धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग अपना चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह का मिलेगा। तो सुनना ध्यान से। सबसे पहला आपका डिमांड बिल होता है। कौन सा बिल? डिमांड बिल किसको बोलते हैं? जो डिमांड पे पेमेंट होता है। सीधा बात, जब डिमांड होगा तब पेमेंट कर दिया जाएगा, जब डिमांड होगा तब पेमेंट कर दिया जाएगा। मतलब क्या? सुनना, तुम क्या बोले? सर 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 सुनिए ना, हमको एक बार 500 रुपए दे दीजिए। तो हम बोले कब दोगे पैसा? आप जब मांगिएगा तब पैसा दे देंगे, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी आप हमको दे दीजिए। आप क्या बोले वहां से? सामने वाले से क्या रिजल्ट मिला कि जब मिलिएगा हमको, जब पैसा मांगिएगा तब आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब ये ऑन डिमांड बिल है। कौन सा? ऑन डिमांड। यानी जब वहां पे बिल को प्रेजेंट किया जाएगा तभी आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। बताओ, चेक वाले में तुम समझ सकते हो। बताओ, चेक का वैलिडिटी आपको पता है 3 महीना होता है डेट लिखने के बाद, है ना? लेकिन डेट नहीं लिखे हैं। सोच के देखो, अगर मेरे पास चेक है, अगर हम वो चेक को आज लेके जाएंगे बैंक में, क्या पैसा नहीं मिलेगा? बोलो ना रे। अगर हम आज डेट लिख दिए लेकिन अगर 25 दिन के बाद जाएंगे तो क्या पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। 3 महीना का वैलिडिटी होता है। कितना महीना का? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 महीना के अंदर हम कभी भी बैंक में जाएंगे हमको पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और जिस दिन जाएंगे उसी दिन पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि संडे में पहुंच जाएंगे, संडे तो बंद मिलेगा। यानी वर्किंग आवर में, और जब हमारे पास हॉलीडे ना हो उस दिन अगर हम पहुंच जाएंगे बैंक में तो हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको बोलते हैं ऑन डिमांड बिल, यानी डिमांड बिल। बोला दिस बिल इज पेबल व्हेन इट डिमांडेड, जब इसका डिमांड किया जाता है तभी इसका पेमेंट किया जाता है। आया समझ में? द बिल डज नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ पेमेंट, इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि हाँ 25 तारीख को ही पेमेंट करना है या 20 तारीख का ही पेमेंट करना है। आया समझ में? ये जब आप बिल को प्रेजेंट कर दोगे तभी आप इसका पेमेंट हो जाएगा। देयरफॉर द बिल हैज टू बी क्लियर्ड व्हेन एवर प्रेजेंटेड, जब उसका बिल का प्रेजेंट हो जाएगा वहां पे, यानी दे दिया जाएगा, तभी उसका पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा। आया समझ में? ये होता है डिमांड बिल। दूसरा होता है फॉरेन बिल। नाम में ही फॉरेन लिखा हुआ है, समझ सकते हो फॉरेन बिल किसको बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना? यानी हम अगर बिल को बनाए हैं और बाहर देश वाले के नाम बिहाफ पे बनाए हैं, बोलो हाँ या ना? जो इंडिया का नहीं रहने वाला है, दूसरा कंट्री का है, उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन बिल बोलेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है अ बिल दैट कैन बी पेड आउटसाइड इंडिया, जिसका पेमेंट कहां होगा? आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। अरे हमारे लिए इंडिया है, अगर लैंग्वेज के हिसाब से बोलोगे तो आउटसाइड कंट्री बोल सकते हैं, यानी कंट्री के दूसरे कंट्री में अगर जब पेमेंट होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन बिल। आया समझ में? इज टर्म्ड एज अ फॉरेन बिल। 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बिल आर एक्सपोर्ट बिल एंड इंपोर्ट बिल। कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम सुने हो? यही होता है आपका फॉरेन बिल। अगर आप एक्सपोर्ट बिल और इंपोर्ट बिल के बारे में बात करते हो, एक्सपोर्ट क्या होता है? आप अपने देश से दूसरे देश में बेचते हो। इंपोर्ट बिल क्या? इंपोर्ट क्या होता है? दूसरे देश से अपने देश में खरीदते हो। आया समझ में? तो जब एक देश से दूसरे देश में जब बात किया जाता है बिल का बात, तो ये होता है फॉरेन बिल। आया समझ में? नेक्स्ट होता है इनलैंड बिल। इंग्लैंड नहीं, इनलैंड बिल। अब इनलैंड बिल का मतलब क्या होता है? एन इनलैंड बिल इज पेबल ओनली इन वन कंट्री, सिर्फ ये एक कंट्री के अंदर होता है, सिर्फ ये एक कंट्री के अंदर, एंड नॉट इन एनी अदर फॉरेन कंट्री, और दूसरा फॉरेन कंट्री में इसका बात नहीं होता है। दिस बिल इज अपोजिट टू फॉरेन बिल, ये फॉरेन बिल का एकदम उल्टा होता है। फॉरेन बिल में क्या होता है? एक देश से दूसरा देश में, लेकिन यहां पे क्या होता है? विद इन वन कंट्री, विद इन वन कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर आपको इसका बिल का पेमेंट करवाना है, पूरा बेचना है, खरीदना है, सब एक कंट्री के अंदर। आया समझ में? तो हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? इनलैंड बिल यूज करते हैं। कौन सा? इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग का होता है वो इनलैंड। हम लोग कौन सा दूसरा देश से जाके यहाँ पे हाथ मिलाते हैं, है ना? हम लोग का बस यहीं पे काम करना होता है, इसीलिए हम लोग इनलैंड बिल के बारे में बात करते हैं। समझ में आया? क्या आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, तो वो हमारा फॉरेन बिल बन जाएगा उस टाइम। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट होता है ट्रेड बिल। अच्छा, ट्रेड बिल बहुत कम होता है, लेकिन बड़े बड़े व्यापार लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों का जो बिल बनता है वो ट्रेड बिल बनता है। मतलब क्या? दिस काइंड ऑफ बिल इज स्पेशली रिलेटेड ओनली टू ट्रेड, यानी जब व्यापार करने का, बिजनेस करने का जब बात होता है ना, तो वहां पे जो बिल बनता है वो कौन सा बिल बनता है? ट्रेड बिल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ये टाइप्स इतना सारा होता है, आपको पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे बस आपको नॉर्मल चीज जानना है। देखो थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो थ्योरी के लिए आपको ये सब चीज लिखवाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये सब चीज आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में जाने के लिए आपको ये सब चीज जान के रखना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अब बात करते हैं ड्यू डेट, इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ड्यू डेट आता है। ध्यान से समझना, ड्यू डेट क्या होता है। बोलेंगे सर जब हम बिल बनाए, सामने वालों को बोले 1 महीना में पैसा पेमेंट कर देना, तो 1 महीना के बाद जो डेट आएगा उसी को ड्यू डेट बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे। अगर हम बिल बनाए हैं 5 तारीख को, कितना तारीख को, 5 तारीख को, और सामने वाला पर्सन 5 तारीख को ही साइन किया है, साइन कब किया है, 5 तारीख को, आया समझ में। तो बताओ, और 5 जनवरी को अगर हम बिल बनाए हैं, कब बनाए, 5 जनवरी, वो साइन भी कब किया है, 5 जनवरी को, आया समझ में। कितने महीने का बिल बनाए, 2 महीना का, कितना महीना का, 2 महीना का। तो बताओ ड्यू डेट कब होगा, तो बोलेंगे 5 जनवरी से 2 महीना आगे चल जाएंगे, 5 मार्च हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अभी डेज ऑफ ग्रेस के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, डेज ऑफ ग्रेस का भी बात होता है, उसके बारे में बाद में टॉपिक बात करेंगे। अभी क्या बात कर रहे हैं, 2 महीना का है, सीधा 2 महीना आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सर किसी में तो 30 दिन होता है, किसी में 31 दिन होता है, वो सब बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आपका डेज में होता है तब दिन के बारे में बात होता है, तब आप मंथ नहीं सोच सकते। समझ में आया। अगर तुमको बोल देगा ना 30 दिन का बिल बनाया है, तुम बोलोगे 30 दिन तो 1 महीना होता है, इसका मतलब 1 महीना कर देंगे, गलत हो जाएगा। 30 दिन मतलब 30 दिन, आपको दिन वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेज वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, आया समझ में। लेकिन अगर मंथ वाइज रहेगा तो मंथ वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, आया समझ में। और इसका भी अलग अलग बात होता है, ध्यान से समझना। पहला बात करते हैं बिल एट साइट, बिल एट साइट। तो बिल एट साइट में क्या होता है, द ड्यू डेट विल बी द डेट ऑन विच द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब आप बिल को प्रेजेंट करोगे पेमेंट करने के लिए, उसी डेट में आपका पेमेंट हो जाएगा, वही डेट ड्यू डेट कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, ड्यू डेट कहलाएगा, आया समझ में। जैसे सुनना ध्यान से, अगर हम तुम्हारे पास सामान बेचे हैं 25,000 रुपए का, कितने का बेचे, तुम्हारे नाम पे हम बिल बना दिए, और वो भी बिल एट साइट बनाए हैं। कौन सा बनाए हैं, बिल एट साइट बनाए हैं, समझना ध्यान से। उसमें कोई भी दिन नहीं लिखे हैं, अभी उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कितना दिन के लिए बिल बनाए हैं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हमको टाइम मिलेगा, हम 10 दिन के बाद तुम्हारा घर पहुंच जाएंगे और वो बिल लेके, समझ में आया। चलो पैसा निकालो, बोलो कौन पैसा, बोलेंगे देखो बिल यहाँ पे मेरे पास है, तुम हमसे 25,000 रुपए का सामान खरीदे थे, हाँ या ना। बोलेंगे हम तो बोले थे 1 महीना के बाद, बोलेंगे कहां पे लिखा हुआ है 1 महीना का बाद, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल एट साइट बना हुआ है। जब साइट मतलब सी का पास्ट है, वो सी मतलब देखना, जब देखोगे तभी पेमेंट करना है, यानी हम जब तुमको बिल दे देंगे तभी तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, आया समझ। डिमांड जो था वहां, हाँ ऑन डिमांड जैसा ही होता है ये वाला। तो बिल एट साइट, बोलो समझ में आया, ये होता है जब बिल प्रेजेंट कर देंगे उसी टाइम पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बोलो समझ में आया। दूसरा होता है बिल आफ्टर साइट। हमारे पास ये 2 तरह का बिल मिलता है, एक आपका ये वाला और ये आपका ये वाला, दूसरा और तीसरा वाला। सुनना, बिल आफ्टर साइट बोलने का मतलब द ड्यू डेट विल बी द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टर्म ऑफ द बिल। एक्सेप्टेंस, जब सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट किया है वहां से प्लस करेंगे टर्म्स ऑफ द बिल, बिल का कितना महीना कितना दिन का टर्म्स है वो वाला, सब कैलकुलेशन अभी करके बताएंगे, लेकिन अभी तुमको समझाना चाह रहे हैं। बताओ अगर हम बिल को ड्रॉ किए हैं, ध्यान से समझना, अगर हम बिल को ड्रॉ किए हैं 1 जनवरी में, कब किए हैं, 1 जनवरी 2000 में किए हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी 2000 में किए हैं, और तुम अगर उसको एक्सेप्ट किए हो, एक्सेप्ट अगर किए हो, अरे एक जगह में हो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे, हो सकता है दूर में, उसके पास जाने में और उसके पास पहुंचाने में भी तो टाइम लगता है, हो सकता है लेटर लिख के उसके पास भेजे हैं तो उसके पास जाने में 3 दिन लग गया मेरा, तो बताओ वो साइन किया है 4 तारीख को, कब किया है, वो साइन किया है, एक्सेप्ट किया है 4 तारीख को, तो बोलता है अगर बिल आफ्टर साइट है, और कितना महीना का बिल बनाया हुआ है, 2 महीना का, कितना महीना का, 2 महीना का बिल बनाया हुआ है। ध्यान से समझना एकदम सब लोग यहां पे। अब हमारा स्टार्ट हो चुका है चैप्टर में आना। बिल ड्रॉ किया गया है 1 जनवरी में, लेकिन एक्सेप्ट कब किया गया है, 4 जनवरी में। अगर बिल आफ्टर साइट है तो बोलता है ड्यू डेट हमारा वो डेट होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टर्म्स ऑफ द बिल। बताओ बिल को एक्सेप्ट कब किया गया है, 4/1, यानी 4/1/2000 से आगे बढ़ेंगे 2 महीना, महीना में 2 जोड़ दो, बताओ 4/3/2000, कौन सा डेट आ गया, 4/3/2000। तो बताओ इसका ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा, 4/3/2000 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अरे 2 महीना का है तो महीना में जोड़ोगे, दिन रहेगा तो दिन में जोड़ोगे, आया समझ में। साल नहीं मिलेगा तुमको, दिन और महीना ही देता है। बोलो समझ में आया ना। सर हम तो 8 साल का बिल बना दिए, 8 साल के बाद पेमेंट करना, ये कौन सा बिल होता है, फिक्स डिपॉजिट की हो क्या है, ये फिक्स डिपॉजिट की हो क्या,
बोलो समझ में आया? सुनना सर ऐसा भी नहीं हो सकता साल 2 साल का? ना सर, साल 2 साल का नहीं देता है, आपका महीना में देगा। और वो भी सर बिल ऑफ एक्सचेंज एक टेम्पोररी बिल बनता है जो आपका ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीना तक का बनता है, उससे ज्यादा का नहीं बनता है वो सब चीज। समझ में आया? उसका ड्यूरेशन बहुत ही लिमिटेड रहता है, ज्यादा दिन का नहीं होता है वो सब चीज। आया समझ में? सुनना ध्यान से। बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट क्या होता है सर? बिल आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में फर्क होता है, ध्यान रखना। आफ्टर साइट मतलब जब वो एक्सेप्ट किया, आफ्टर डेट मतलब जब बिल बना है। देखो, ड्यू डेट विल बी द डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग। बताओ डेट ड्रॉ कब किया गया था? 1/1/2000 को। कब किया गया था? और प्लस टर्म्स ऑफ द बिल। बताओ 2 महीना अगर इसमें ऐड कर देंगे, यानी 1/1/2000 में अगर 2 महीना ऐड करेंगे तो 1/3/2000 होगा। बोलो समझ में आया? मतलब सर क्वेश्चन में ऐसा देता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम तुमको समझा दिए। एमसीक्यू में आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना हम जो बोलना चाह रहे हैं। सो एमसीक्यू में आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग दे देगा कि हां सामने वाला पर्सन इस डेट में ड्रॉ किया है, सामने वाला पर्सन इस डेट में एक्सेप्ट किया है। 3 महीने का, 2 महीना का, 25 दिन का, 20 दिन का, जो भी देगा इतना दिन का बिल बना है। अब बताइए, और ये बिल आपका आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट है, वो सब कुछ बता देगा क्वेश्चन में। और अब तुमको बताना है ड्यू डेट कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा डेट देके। अब तुमको अगर ये वाला कैलकुलेशन नहीं आएगा तो तुम वहां पे गलती कर जाओगे कि नहीं। बट अभी भी हम लोग सही नहीं निकाले, ध्यान रखना, क्योंकि अभी डेज ऑफ ग्रेस का बात नहीं किए हैं। आया समझ में? अभी खाली तुमको नॉर्मल बात बताया जा रहा है कि आफ्टर साइट का मतलब होता है ड्यू डेट जब निकालना होगा तो जिस दिन में एक्सेप्ट किया है वहां से टर्म ऑफ द बिल को ऐड करना है, और जब आपका आफ्टर डेट रहेगा तो जिस दिन बिल को बनाया गया है वहां से आपको टर्म ऑफ बिल को ऐड करना है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं। चलिए ध्यान से समझना, यहां पे ध्यान से सुनना। द टर्म मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं। ड्यू डेट और मैच्योरिटी दोनों सेम होता है। दोनों क्या होता है? सेम। रेफर्स टू द डेट ऑन विच, अब इतना तुमको लिखाने जाते हो तो टाइम वेस्ट होता है ना, इसीलिए ये सब चीज तुमको मिल जाएगा प्रिंट आउट, दिक्कत एक भी नहीं होगा। बस ध्यान से अभी समझ लो क्या चीज है। हाँ, जब एग्जाम्पल करवाएंगे तब तो तुमको कॉपी करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल थोड़ी ना तुमको यहां पे चिपका देंगे प्रिंट आउट करके, इसलिए वो तुमको करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से। बोला है द टर्म मैच्योरिटी रिफर्स टू द डेट ऑन विच द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट। जब उसका पेमेंट का ड्यू डेट बन जाता है वही उसका मैच्योरिटी डेट आ जाता है। कब मैच्योर हो रहा है ये बिल हमारा, कब मैच्योर होगा? जैसे बोलेंगे तुम कब मैच्योर होगे, बोलोगे सर 18 साल के हो जाएंगे तो मैच्योर हो जाएंगे, यही ना होता है। तो उसी तरह से बिल हमारा कब मैच्योर होगा, यानी बिल का एंडिंग डेट कब होगा, ड्यू डेट कब होगा, उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। क्या बोलते हैं उसको? आया समझ में? सुनना ध्यान से। बोला है इन अराइविंग एट द मैच्योरिटी डेट 3 days नोन एज डेज ऑफ ग्रेस, यानी 3 दिन आपको एक्स्ट्रा डेज मिलता है, मस्ट बी एडेड टू द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्स इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल। बोलने का मतलब ये, अभी तक जो हम इस बात को छुपा के रखे थे अब इस बात को हम बताते हैं कि डेज ऑफ ग्रेस आपका 3 दिन का होता है, जो आपको हर बार बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐड करना पड़ता है। आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा दिन मिलता है जो आपको टर्म ऑफ बिल में ऐड करना पड़ता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पिछला एग्जांपल में आपको बताए थे कि 2 महीने का बिल है तो 2 महीना का आप जो इस तरह का ड्यू डेट निकाले थे ये आपका गलत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्योंकि आपको जो 3 दिन का एक्स्ट्रा डेज मिल रहा है वो 3 दिन आपको दिन में जाके ऐड करना पड़ेगा। बताओ 1 3 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो 4 3 हो जाएगा। अगर यहां पे आप यहां पे अगर तुम 3 ऐड करोगे तो 7 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिन में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो ये बोलता है ऐसे केस में। अच्छा, ऑन डिमांड बिल में डेज ऑफ ग्रेस का काम नहीं होता है। कौन सा? ऑन डिमांड, यानी डिमांड बिल में इसका काम नहीं होता है। अब बताओ चेक वाले में अगर तुम्हारा 3 महीना का वैलिडिटी होता है, तुम 3 महीना 1 दिन हो गया तब जाके बैंक में पहुंचे हो, अब बोलोगे बैंक जी हमको पैसा दीजिए, वो बोलेगा जा कल ही तो इसका डेट खत्म हो गया। बोला सर
3 महीना के बाद तो 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस होता है ना। बोला ये जो चेक होता है ना वो डिमांड बिल होता है। कौन सा बिल होता है? डिमांड बिल। आप जब पहुंचाइएगा चेक तभी आपको पैसा मिल जाएगा। इसका कोई ड्यू डेट वैलिडिटी नहीं, मतलब उस तरह का ड्यू डेट नहीं होता है कि 2 महीना का, 1 महीना का, उस तरह का नहीं। आप जिस दिन आइएगा उसी दिन आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आइएगा तो कहां से पैसा मिलेगा। समझ में आया? तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिन वहां पे नहीं मिलता है। आया समझ में? तो वही बात बोलता है कि 3 दिन का आपको डेज ऑफ ग्रेस जो मिलता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको दिया जाता है। इसको मस्ट आपको ऐड करना ही पड़ेगा बिल के डेट में, बिल के डेट में, ड्यू डेट में पहुंचने के लिए। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया हुआ, ध्यान से समझना। इफ अ बिल डेटेड 5 मार्च को, कब? 5 मार्च, इज पेबल 30 डेज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट, आफ्टर, बताओ आफ्टर डेट वाले में क्या बताए थे सर? आफ्टर डेट वाले में क्या बताए थे? जब 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 ड्रॉ किया जाता है, जब आफ्टर साइट में होता है, जब एक्सेप्ट किया जाता है, आफ्टर डेट में जब ड्रॉ किया जाता है। आया समझ में? तो एक बात बताओ, यहां पे अगर 30 दिन का बनाया गया है तो इट फॉल्स ड्यू ऑन 7 अप्रैल। कब बनेगा इसका? आप बोलेगा सर 5 मार्च को बनाया गया है, 30 दिन का मतलब होता है 1 महीना। 30 दिन का मतलब क्या होता है? तो 1 महीना मान लेते हैं, और 5 तारीख है, 5 में 3 जोड़ देते हैं, 8 तारीख होना चाहिए था सर। आप गलती लिख दिए, 7 तारीख लिख दिए। हम एक बात बताए थे, जब दिन में बोलेगा तो दिन में कैलकुलेट करोगे। बताए थे कि नहीं बताए थे? आप ये बात को भूल जाते हो कि 5 मार्च है, मार्च। मार्च आपका 30 दिन का नहीं, 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है, 31 का होता है। होता है कि नहीं होता है? यानी आपको यहां से जब 30 दिन जोड़ने जाओगे तो आप 30 दिन जब आगे पहुंचोगे तो 4 मार्च को पहुंचोगे। कब पहुंचोगे? 4 अप्रैल को पहुंचोगे। जब तुम 5 मार्च से आगे बढ़ोगे, 30 दिन जोड़ोगे तो तुम 4 अप्रैल को पहुंचोगे, लेकिन 3 दिन का आपको एक्स्ट्रा दिन मिलता है तो आपको 7 तारीख को पहुंचना है। इसीलिए आपको उतना नौटंकी नहीं, पहले 30 जोड़ेंगे फिर 3 जोड़ेंगे ना। जब दिन का बात है तो 30 और 3 कितना होता है? 33। आप डायरेक्टली 33 दिन जोड़ दो 5 मार्च के बाद से। आया समझ में? अब बोलेंगे सर जोड़ना सिखाइए ना, तो जोड़ेंगे कैसे बताओ? मार्च में कितना दिन होता है? मार्च में कितना दिन? 31। ये 5 मार्च का है, 5 दिन गायब कर दो। 31 में 5 गया, कितना बचेगा? 26। अरे 31 में 5 गया, कितना बचेगा? 26। यानी मार्च महीना में 26 दिन है। मार्च महीना में कितना दिन? 26। टोटल कितना चाहिए? 33। 26 दिन हमारा निकाल दो 33 में। बताओ 33 में से 26 गया, कितना बचेगा? 7। नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख ही हमारा ड्यू पड़ेगा, यानी 7 अप्रैल हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कैसे किए? फिर से बताएं? आइए फिर से बताते हैं। बताओ आपके पास मार्च में टोटल कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। 31 होता है, 31 होता है? अरे बोलो हाँ या ना। आप अगर 5 मार्च को बनाए हो, यानी तुम आगे से काउंट करना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? यानी तुम 6, 7, 8, 9 इस तरह का काउंटिंग होगा। तो एक काम करो ना, 31 में तुम 5 दिन को निकाल दो ना सीधा। जिस दिन को आप बनाए उतना दिन निकाल दो। तो बताओ 31 में से 5 चला गया, कितना बचा? यानी हमारे पास जो 26 दिन बचा हुआ है पूरा मार्च में, तो मार्च का 26 दिन हो गया, और उसके बाद 27, 28, 29, 30 करके तुम अप्रैल का काउंट कर दो, तो अप्रैल का तुमको 7 तारीख में पहुंच जाओगे, जब तुम्हारा 33 डेज हो जाएगा। कितना डेज? 30 दिन का ड्यू डेट बोला गया था, और 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस। आया समझ में? हाँ या ना? चलिए बोलो समझ में आया ये वाला चीज? अच्छा आगे देखो, लेकिन अगर ये हमारा 1 मंथ बोलता, क्या बोलता? 1 मंथ बोलता, 30 दिन ना बोल के 1 महीना बोलता, तब हमारा कौन सा तारीख को पड़ता? 8 अप्रैल को पड़ता। आया समझ में? 8 अप्रैल को पड़ता, क्योंकि वहां पे महीना में महीना को जोड़ते। मतलब इस तरह से, जब 5 मार्च का था तो बोलेंगे सर साल को छोड़ दो ना, बोलेंगे 1 महीना का है तो 1 महीना, और 3 दिन का है तो दिन में 3। बताओ 8 4 होता कि नहीं होता? यानी 8 अप्रैल हमारा ड्यू डेट बन जाता। बोलो समझ में आया? दिन के साथ दिन जोड़ेंगे, महीना के साथ महीना जोड़ेंगे, और इस तरह से ऐड करने पे हमारा ड्यू डेट निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? तो मंथ वाला रहेगा तो इस तरह से, और अगर डेज वाला रहेगा तो डेज वाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। बोलो समझे? हाँ या ना? हाँ सर। आगे कुछ और नया नया बात है, ध्यान से समझना, क्योंकि ड्यू डेट निकालना यही आपका बहुत हानिकारक हो जाता है। समझ में आया? अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं तो इस पे भी मार्क्स आपका कटता है। अगर यही तुम्हारा 4 मार्क्स का जर्नल एंट्री वाला आ जाएगा
और वहां पे अगर तुम ड्यू डेट सही नहीं लिखोगे तो वहां पे भी तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। तुम जर्नल एंट्री सही लिखे हो लेकिन तुम ड्यू डेट सही नहीं लिखे हो तो क्या हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा वहां पे भी। आया समझ में? सुनना ध्यान से, ये जो नीचे इतना सारा लिखा हुआ है ना, इसमें भी कुछ बात है। बोला हाउएवर वेयर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज अ पब्लिक हॉलीडे, जिस दिन आपका डेट आएगा उस दिन अगर आप ड्यू डेट जिस दिन आएगा उस दिन अगर आपका मैच्योरिटी डेट के दिन में अगर पब्लिक हॉलीडे है, मतलब या तो संडे या तो कैलेंडर में लाल दाग, अरे बोलो हाँ है ना, लाल दाग मतलब क्या होता है, छुट्टी का दिन, या तो वो संडे होगा या तो कोई पब्लिक हॉलीडे होगा, गांधी जी का जयंती होगा, नेताजी का जयंती होगा, या हमारा 15 अगस्त होगा, या तो 26 जनवरी होगा, हाँ या ना, इस तरह का दिन अगर आपके पास मिल जाएगा तो समझ जाना वो पब्लिक हॉलीडे है। और पब्लिक हॉलीडे के केस में क्या होता है, तो बोलता है द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम ड्यू ऑन द प्रीसीडिंग बिजनेस डे। प्रीसीडिंग मतलब पहले या बाद, पहले। तो बोलता है अगर आपका ड्यू डेट जो आएगा वो अगर पब्लिक हॉलीडे में आ जाता है तो आपका जो ड्यू डेट बनेगा वो आपका एक दिन पहले बन जाएगा, एक दिन पहले बन जाएगा। आया समझ में? अब एग्जांपल लेंगे, बट अभी खाली समझ के चलो। यहां पे जैसे यहां पे एग्जांपल वैसे लिख दिया हुआ छोटा सा कि अगर 8 तारीख हमारा पब्लिक हॉलीडे रहता, अगर पब्लिक हॉलीडे रहता तो हमारा ड्यू डेट कौन सा तारीख को बनता, 7 अप्रैल को बनता, एक दिन पहले बनता। सर एक दिन पहले क्यों, एक दिन बाद क्यों नहीं? सर पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे सबको पता होता है। क्या 15 अगस्त को छुट्टी होता है? पता नहीं होता है? हाँ पता नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में तो झंडा फहराने जाते हैं। स्कूल का छुट्टी नहीं, बैंक का छुट्टी बताओ, कोई ऑफिस का छुट्टी बताओ, ये सब तो छुट्टी रहता है ना। तो इसीलिए पब्लिक हॉलीडे लाल दाग रहता है कि नहीं रहता, कैलेंडर में रहता है। क्या 26 जनवरी को छुट्टी रहता है? पता नहीं है। क्या 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहता है? क्या सबको पता नहीं है? क्या 23 जनवरी को नेताजी का जयंती है? वो पता नहीं है। तो ये सब पता होता है लोगों को। ये जा रे नेताजी को धोखा दे दी। तो समझो इसका मतलब क्या, ये सब पब्लिक हॉलीडे हम लोग को पता है। हाँ संडे के बारे में पता नहीं रहता है, संडे के बारे में पता। अब बताओ हमारा 22 तारीख को संडे हुआ है, क्या हमको पता है? कैसे पता? हम रोज रोज कैलेंडर थोड़ी ना देख के निकलते हैं। आया अरे हम एग्जाम्पल लिए, ठीक है, हो सकता है तो हाई 22 तारीख को, ठीक है, हो सकता है हो गया ऐसा चीज। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक हॉलीडे अगर आपका फॉल पर हो जाता है ड्यू डेट में तो एक दिन पहले हम लोग का ड्यू डेट बन जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट एक चीज और सुनो, बट वेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज एन इमरजेंट या सडन हॉलीडे, अचानक अगर ममता दीदी छुट्टी दे दी, स्ट्राइक करवा दी, समझ में आया, हड़ताल हो गया, समझ में आया, तो ऐसे केस में बोलता है क्या ये आपको पता था? नहीं पता था, तो बोलता है ऐसे केस में फॉलोइंग डे हो जाता है, एक दिन के बाद हो जाता है। समझ में आया? मतलब सर अगर पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो एक दिन पीछे, अगर सडन हॉलीडे रहेगा तो एक दिन बाद हो जाएगा। आया समझ में? मतलब अगर हमारा ये जो एग्जांपल लिए थे, अगर 8 अप्रैल को हमारा हो जाता ये सडन हॉलीडे तो हमारा ड्यू डेट कब बनता? 9 अप्रैल, मेरा जन्मदिन। समझ में आया? 9 अप्रैल को बन जाता हमारा। बोलो क्लियर है चीज? तो बोलने का मतलब ये होता नेक्स्ट वर्किंग डे में हमारा आ जाता है यहां पे मैच्योरिटी डेट। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट वर्किंग डे में आ जाता है। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? एग्जाम्पल में दिया हुआ यहां पे कि गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर करता है हॉलीडे ऑन 8 अप्रैल को, गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट सरकार, ममता दीदी हो, मोदी हो, बोलता है नोटबंदी हो जाएगा, लो बंद हो जाता है ना। तो वैसा ही which happened to be the day on which the bill of exchange drawn by Gupta upon Verma for, देखो एग्जांपल दिया है 20,000 रुपए का किया गया था, कितना का? 20,000। और सुनना, सिंस 8 अप्रैल हैज बीन डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे, उस दिन का डिक्लेयर किया गया कि हॉलीडे होगा, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है, डिक्लेयर किया गया कि वो हॉलीडे होगा, तो देयरफॉर 9 अप्रैल विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर दिस बिल। आया समझ में? तो उसका जो बिल का ड्यू डेट रहेगा वो कौन सा रहेगा? 9 अप्रैल रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से रिपीट, जब रिपीट क्या, अब एग्जाम्पल पे बात करेंगे। समझ में आया? किस पे बात करेंगे? एग्जाम्पल पे। और ये आपको कॉपी भी करना है, एग्जाम्पल को आपको कॉपी भी करना है। ध्यान से सुनना यहां पे एग्जाम्पल 1 हम लिखते हैं यहां पे, अच्छा शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन पहला हम लॉन्ग में लिख देते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं यहां पे डेट ऑफ बिल, सुनना, डेट ऑफ बिल लिखते हैं 1/4/2015, 1/4/2015। अच्छा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंस जो हुआ है वो हुआ है 4/5/2016, 4/15 ही, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 4/5/2015, एक महीना के कुछ दिन के बाद एक्सेप्ट किया जाके वो कर सकता है। क्या है, हमको डेट से मतलब है। यहां पे सुनना ध्यान से, जो बिल है वो है बिल ड्रॉन आफ्टर डेट, ये हमारा आफ्टर डेट वाला है। सुनना ध्यान से, आफ्टर डेट वाला बिल आपके पास है, और वो भी 2 मंथ्स बिल बोल देते हैं। यहां पे कितना मंथ्स का, 2 मंथ बिल ड्रॉन आफ्टर डेट, 2 महीना का बिल। बताना ड्यू डेट कितना होगा। बोलेंगे सर अगर हम ड्यू डेट निकालेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे सर आफ्टर डेट बोला गया है, आफ्टर डेट में कब से होता है, जब बिल ड्रॉ किया जाता है। बताओ डेट ऑफ बिल कब का है, 1/4, ड्रॉ किया गया 1/4 को, तो बोलेंगे हम लिखेंगे 1/4/2015, हाँ या ना। कितना महीना का बिल है, तो महीना के सामने महीना लिखो, और 3 दिन भूल जाएंगे क्या, नहीं, 3 डेज ऑफ ग्रेस हम लोग यहां पे ऐड करेंगे। बताओ ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। लो ए नंबर ऑप्शन दिया है 1, 6, 15, 2 नंबर दिया हुआ है 4, 6, 15। सुनना ध्यान से, सी नंबर में दिया हुआ है तुम्हारे पास 16, 1, लो खुश रहो, 1, 7, 15 कर दिया, और डी नंबर में कर दिया तुम्हारे पास 4, 7, 15, इस तरह का कर दिया। अब बताओ तुम अगर यहां पे कैलकुलेशन करोगे, अगर तुम 3 दिन का जोड़ोगे नहीं तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1, 6, 15 आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस अगर ऐड नहीं करते हो तो 1, 6, 15 आएगा कि नहीं आएगा, और वो 1, 6, 15 ऑप्शन में दिख रहा है, तुम टिक मार दोगे कि नहीं मार दोगे, गलत हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि डेज ऑफ ग्रेस को ऐड करना भूलना नहीं है। आया समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, पहले एग्जांपल 1 को कॉपी करो, बात नहीं, चलो कॉपी करो। हो गया ना सबका। चलिए सुनिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरा एग्जांपल 2। यहां पे हम थोड़ा सा डेट को चेंज कर देते हैं, 2, 4 कर देते हैं, इसको 6, 5 कर देते हैं, और इसको आफ्टर साइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आफ्टर साइट कर देते हैं। अब बताओ क्या होगा। बोलेंगे सर हम ही बता देते हैं, लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, जब वो देखा है, एक्सेप्ट किया है, वहां से स्टार्ट होगा। बोलो आया ना। बताओ एक्सेप्ट कब किया है, 6/5/2015 को किया है। 2 महीने का बिल है तो 2 यहां पे लिखेंगे, और 3 दिन को भूलना है नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा 9/7/2015 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में। तो आफ्टर डेट रहे, आफ्टर साइट रहे, किस तरह का वर्ड बोला गया है उसमें, वो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। डेज ऑफ ग्रेस को छोड़ना नहीं है, डेज ऑफ ग्रेस आपको लिख के करना पड़ेगा, तभी आपका मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट निकल पाएगा। सबका हो गया कॉपी। चलिए थोड़ा और एग्जांपल को चेंज करते हैं। एग्जांपल 3, डेट ऑफ बिल दे देते हैं यहां पे 12/5/15, 12/5। एक्सेप्टेंस दे देते हैं 16/5 दे देते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं। यहां पे आफ्टर डेट ही लिखते हैं, और यहां पे 3 महीना कर देते हैं। कितना महीना कर देते हैं, चलिए एक बार आप बताइए तो, कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। 14/8/15 जो भी 15/8/15 बोले गलत है सर। 15/8/15 अब बोलोगे कैसे, अभी तो सिखाए थे वही वाला चीज। अब बताओ एक चीज, हमारा आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, बात नहीं, बात एकदम नहीं है, हंसी मजाक। आफ्टर डेट क्या बोला है, तो डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ बिल। बिल का डेट क्या है, 12/5 है। महीना साल लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लिख दे रहे हैं। सुनना, बताओ कितने महीना का बिल है, तो 3 ऐड करेंगे कि नहीं, और डेज ऑफ ग्रेस में भी 3 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। बताओ ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 8। सही तो आया सर, फिर भी आप गलत क्यों बता दिए। 15/8 मतलब 15 अगस्त होता है सर। आप 8 को थोड़ा अगस्त में बदल के देखिए, और 15 अगस्त हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है कि नहीं होता है।
एक दिन कम सर। समझ में आया? तो अगर 15 अगस्त हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है तो हमारा जो ड्यू डेट बनेगा वो ड्यू डेट कौन सा डेट बनेगा सर? बोलेंगे सर 14/8 बनेगा। अब कोई ये मत बोल देना कि सर 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ था लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बारे में सोचेंगे ना सर। समझ में आया? हारने वाले को नहीं हम लोग लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये हमारा पब्लिक हॉलीडे था, ये लिख लो इस तरह से, ये हमारा पब्लिक हॉलीडे था, इसीलिए हम लोग कौन सा डेट में बनाएंगे? 14 अगस्त 2015 में हमारा ड्यू डेट बनेगा। बोलो समझ में आया? सर ऐसा ही एकदम आपके पास ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में देगा, एक तो देगा 12/8, सुनो, एक तो दे देगा 12/8 जो कि तुम्हारा यहां पे डेज ऑफ ग्रेस नहीं ऐड करेगा। समझ में आया? एक तो दे देगा तुम्हारे पास 15/8 दे देगा जो कि पब्लिक हॉलीडे है, फिर 14/8 भी दिया रहेगा। समझ में आया? तो इसीलिए तुमको हर कदम पे थूक थूक के रखना होगा। ठीक है, मतलब कदम फूक फूक के रखना होगा, हर जगह खतरा मिलेगा आपको। आया समझ में? चलिए, यहां तक क्लियर है चीज? आ गया समझ में? लेकिन अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट अगर कभी स्ट्राइक दे दे, समझ में, स्ट्राइक अगर अनाउंस कर देता है अचानक से, तो एक दिन क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। समझ में आया? एक दिन आगे बढ़ जाना पड़ेगा उसे। बोलो, ये क्लियर है सबको? समझ में आया यहां तक? चलिए, और भी एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी। यहां तक क्लियर? कॉपी कर लिए? डेट ऑफ बिल दिया हुआ है तुम्हारे पास 22 जनवरी 2020। टर्म ऑफ बिल है आपका 70 दिन का। बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट। अच्छा सर, कब एक्सेप्ट किया बताया नहीं है, ध्यान रखना। अगर ना बताए तो जिस दिन बिल बना है उसी दिन एक्सेप्ट हुआ है। समझ में आया? जिस दिन बनाया गया है उसी दिन आपका यहां पे आएगा, ये चीज को ध्यान रखना। चलिए काम कीजिए, इसका ड्यू डेट निकालिए तो एक बार। सुनना ध्यान से किस तरह से निकाला जाएगा। सो क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखो कि टर्म ऑफ बिल कितना का है, 70 डेज। हम लोग जानते हैं डेज ऑफ ग्रेस को भी ऐड करना पड़ता है, और ये दिन में तो दिन में ही ऐड करेंगे। तो बोलेंगे टोटल डेज जो हमारे पास हो जाएगा, सो सुनना ध्यान से एकदम, कोई कॉपी नहीं करोगे भी। टोटल डेज जो हमारा हो जाएगा वो 70 और प्लस 3 कितना का हो जाएगा? 73 डेज हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 73 डेज का हो जाएगा। बोलो आया ना? अब बताओ, जो बिल का डेट बना था उसी दिन एक्सेप्ट हुआ है, मान चुके हैं हम लोग। तो बताओ बिल कौन सा दिन को बना है? 22। तो बोलेंगे सर जनवरी में कुछ दिन तो बाकी होगा, जनवरी में कुछ दिन तो बाकी होगा, तो इसको लेस करते चले जाएंगे सर, माइनस करते चले जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे हम लोग ड्यू डेट पे। सुनना ध्यान से, बताओ 22 तारीख है, जनवरी कितना महीना दिन का होता है सर? 31 दिन का होता है। 31 में 22 को माइनस कर दो, कितना बचता है सर? हम जो बोल रहे सो पहले बताओ ना सर, कि अगर जनवरी हमारा 31 का होता है, 31 में अगर 22 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। मतलब जनवरी में 9 दिन और बचा हुआ है। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे फरवरी को माइनस करो। अब बताओ फरवरी को माइनस करेंगे कि, अच्छा एक काम और कर लिया करो, थोड़ा सा सही सही बनाना, तो एक चीज और कर लिया करो, माइनस करके डेट देखा करो कि कितना बच रहा है। सो बताओ 73 में 9 माइनस करेंगे कितना होगा? 64। कितना बचेगा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट माइनस करेंगे फेब को। बताओ फेब माइनस करेंगे। अब बताओ फेब में कितना दिन होता है? कोई बोलेगा 28 दिन होता है, लेकिन आप देखो साल तुम्हारा 2020 है, और 2020 हमारा लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में हमारा 2020 हमारा लीप ईयर कैसे? समझ में आया ना? लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है मतलब वो लीप ईयर है। आया समझ में? तो ये हमारा लीप ईयर है, पता चल गया। तो चलो हम लोग को 29 दिन पता चल गया कि फेब में होता है, तो यहां से 29 डेज माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में? तो बताओ 64 में 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 डेज बचेगा। कितना बचेगा? अब मार्च में पहुंच जाते हैं सर, मार्च में पहुंच गए। बताओ मार्च कितने दिन का होता है? 31। लो 31 को माइनस कर दो। अब बताओ कितना बच गया? 4 बच गया। मतलब जो लास्ट में 4 बचा हुआ है वही तो अप्रैल का होगा, यानी 4 अप्रैल हमारा ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट हमारा कौन सा होगा? 4 अप्रैल को होगा। 4/4/2020 इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से माइनस कर करके किया करो ना, तो अपने आप तुमको क्लियरली पता चल जाएगा। इसको कॉपी कर लो एक बार सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 5 और लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल 5, डेट ऑफ बिल। बिल लिख देते हैं क्योंकि हम बी लिखेंगे तो आप अपना ही कर लोगे बर्थ, इसलिए हम नहीं लिखेंगे आपका वाला। अच्छा डेट ऑफ बिल, सुनना ध्यान से, 2/5
2023 कर देते हैं। लो करंट ईयर का बात कर लेते हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इसके लिए ए ही लिखते हैं, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपका है वो 4/5/2023 है। आया समझ में? और 5/5 कर देते हैं, 5/5/2023 है। टर्म ऑफ बिल के बारे में बात कर लेते हैं। टर्म ऑफ बिल जो है आपका वो है 90 डेज का। कितने दिन का? 90 डेज का। और बिल जो आपका हुआ है, बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट। लो खुश रहो, आफ्टर साइट आपका बिल ड्रॉ किया गया है। एक बार ड्यू डेट बता दो क्या होगा सर? हाँ, बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट। चलिए ड्यू डेट बताइए क्या होगा? ड्यू डेट क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। चलिए सब लोग बताइए आराम से कैलकुलेट करके। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। लो हम साइड में यहां पे बताते हैं। बताइए तो टोटल कितना है हमारे पास? 93। अब शॉर्टकट थोड़ा सा करेंगे। 93 क्योंकि 90 और प्लस 3 93 माइनस, चलो पहला महीना को माइनस करेंगे। बताओ डे आफ्टर साइट है कि आफ्टर डेट है? आफ्टर साइट मतलब एक्सेप्टेंस वाला लिया जाता है, और एक्सेप्टेंस किया गया 5/5 को, यानी मई का 5 तारीख को। मई में है कितना दिन? 30। मई में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। मई में कितना होता है? 31। अप्रैल में होता है 30 और मई में कितना होता है? 31। तो बताओ मई में होता है 31 में 5 माइनस कर दो, कितना बचा? 26। यानी मई मंथ में आपका 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 67 बचेगा। फिर मई के बाद जून आता है तो जून में 30 दिन होता है तो 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 37 बचेगा। उसके बाद आता है जुलाई, और जुलाई का आपका 31 दिन का होता है, 31 माइनस करेगा तो कितना बचेगा? और जो लास्ट में बच गया वही आपका अगस्त हो जाएगा, यानी 6 अगस्त आपका ड्यू डेट बनेगा, यानी 6/8/2023 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।